हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण अकेडमी में। तो जो है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम की डेट आ गई है, जो कि 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में दो शिफ्ट में होने वाली है। तो उसी को देखते हुए जो है, हम लोग आज से हिंदी की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है प्रैक्टिस सेट 1। इस प्रैक्टिस सेट में मैं कुछ 50 चुनिंदा क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ, जो कि आपके सभी टॉपिक से, चाहे वो मतलब हिंदी को लेकर चाहे जो टॉपिक हो, जैसे कि हिंदी साहित्य, विविध पत्र पत्रिकाएँ, कवि रचनाएँ, या फिर आप कह सकते हैं कि व्याकरण में जो कि संधि, समास, वर्णमाला, रस, छंद, अलंकार, मैं सभी से 2 या 3 क्वेश्चन सभी टॉपिक से लेकर आई हूँ। मिक्स क्वेश्चन है, और जो कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही रो के क्वेश्चन है। इसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हैं जो कि इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप मुझे लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि इस 50 क्वेश्चंस में आपके कितने सही हुए हैं। अगर आप इस 50 में अगर आप 40 प्लस करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। जो थ्योरी पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे प्रैक्टिस सॉल्व करते रहिए। लेकिन अगर 40 से कम है तो आपको अभी थोड़ा टाइम है कि आप थ्योरी पे जो है अपनी कमांड बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या है कि किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन क्या है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या फिर व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो बताइए किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। जो है जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कि स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, ठीक है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हिंदी वर्णमाला में अंक और आह क्या है? बताइए। हिंदी वर्णमाला, जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है, उसमें अंक और आह का क्या नाम है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन क्या है? स्वर कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है, या फिर संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो बताइए अंक आह को क्या कहते हैं? तो अंक आह को ना ही स्वर कहते हैं, ना ही व्यंजन कहते हैं, और ना ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। देखिए अभी हमने 2 क्वेश्चन वर्णमाला के किए, अभी कुछ क्वेश्चन विसंधि के करेंगे, ठीक है। चलिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन क्या देखिए, ऑप्शन क्या है? निरंतर, दिग्गज, जगदीश और महेश। बताइए इसका क्या है। फिर से देखिए क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन क्या है? निरंतर, दिग्गज, जगदीश और महेश। तो बताइए कौन सी संधि विसर्ग संधि है। तो निरंतर जो है यह विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप संधि को तभी सॉल्व कर सकते हैं, जो है संधि के तभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब आपको संधि की थ्योरी कंप्लीट हो और आपको संधि विच्छेद करना आता हो। अगर आप संधि विच्छेद भी कर लेते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संधि के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, संधि के कितने भेद होते हैं। बहुत ही छोटा और सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम्हें पता ही होगा आप लोगों को। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो बताइए ऑप्शन क्या दिया गया है? गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेत पत्र और नीलकंठ। देखिए समास के क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको पहले तो समास विग्रह आना चाहिए, और आपको
जो है समास के जो मतलब जो उदाहरण है, आपको उदाहरण को जो है आपको समझना होगा कि उदाहरण में क्या दिया गया है। इसमें क्या है, पहले में है गगनचुंबी, दूसरे में है पाठशाला, तीसरे में है श्वेतपत्र और चौथे में है नीलकंठ। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा नीलकंठ। नीलकंठ में कर्मधारय समास है और किन्हीं में कर्मधारय समास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर विद आंसर। अगला क्वेश्चन, क्या कहा गया है कि जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं। तो बताइए जिस शब्द में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या दिया गया है? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। तो बताइए जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तत्पुरुष समास की एक ट्रिक ये है भी, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसमें जो है उदाहरणों में आपको के लिए के द्वारा आदि शब्द मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो बताइए आपको संज्ञा शब्द कौन से हैं? तो ऑप्शन क्या है? हरा, पतला, सभा और गहरा। बताइए संज्ञा शब्द कौन सा है? तो जो है इनमें चारों में से जो संज्ञा शब्द है वह है सभा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप लोग डरिएगा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो बताइए समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? आपको बताना है कि नेपोलियन में कौन सी संज्ञा है, किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। बताइए समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो है जो नेपोलियन है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो आपको ठठेरा को, जो कि ठठेरा पुल्लिंग में है, आपको उसको स्त्रीलिंग में बनाना है। तो बताइए ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ठठेरा का जो स्त्रीलिंग होता है वह होता है, बताइए ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठठेरे का स्त्रीलिंग होगा ठठारी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? परसर्ग को हम चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह जिन्हें आप बोलते हैं उसे परसर्ग भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं पर आपको चिन्ह मिल जाएगा, लेकिन कहीं पर आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें परसर्ग ज़्यादा लिखा रहता है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि परसर्ग तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ये कहाँ से आ गया। लेकिन परसर्ग को ही चिन्ह कहते हैं, आपसे आप जान लीजिए। ऑप्शन क्या है? पर, ने, को, से। बताइए अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? जो अधिकरण कारक का परसर्ग है वह है पर, और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 10 क्वेश्चन। तो अब आप बताइए कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, चलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? बताइए पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन क्या है? करण, अपादान, संबंध और अधिकरण। बताइए पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? बताइए कौन सा कारक है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसमें जो कारक है इसमें कौन सा कारक है? इसमें अधिकरण कारक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? बताइए दही क्या है? दही स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग लिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभयलिंग है? बताइए
दही का लिंग कौन सा है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जो है ये लिंग के क्वेश्चन है। लिंग के क्वेश्चन जो है वैसे तो एक क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में जरूर पूछे जाएंगे। तो बताइए लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो लिंग की दृष्टि से दही जो है इस पुल्लिंग लिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन क्या है? इसको एक वचन को बहुवचन में बनाया गया है। तो ऑप्शन क्या है? लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी सखियाँ। बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो जोड़ा सही नहीं है वह है किताब और किताबें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। बताइए जो हमेशा एक ही वचन में प्रयुक्त होता है वो कौन सा शब्द है चारों में से? ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। तो ऑप्शन क्या है? ए पौधा, बी पुस्तक, सी सहायता, डी लड़का। बताइए सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है वह है इनमें से पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। तो आपको प्रतिद्वंदिता का सही शुद्ध वाक्य शब्द बताना है। ऑप्शन क्या है? प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदित या प्रतिद्वंदिता। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्रतिद्वंदिता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यही शब्द शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध भाग को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन क्या है? रामचरितमानस भक्तिकाल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है या फिर कोई त्रुटि नहीं है? बताइए किस भाग में त्रुटि है? जिस भाग में त्रुटि है वह है कि सबसे श्रेष्ठतम। यहाँ पर जो है इस भाग में त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताइए किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो ऑप्शन क्या है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। बताइए किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो पानी बरस रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? बताइए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो ऑप्शन क्या है? क्षण भर, निस्संदेह, अन्यत्र और अत्यंत। बताइए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय जो है वह है अत्यंत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? तो आपको बताना है कि ये कौन से काल का उदाहरण है कि राम खाता होगा जो है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? संदिग्ध वर्तमान, ठीक, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भविष्य या सामान्य भविष्य। बताइए राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन को ध्यान से दीजिएगा, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। तो राम खाता होगा जो है यह संदिग्ध वर्तमान की क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या 20वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है? तो 4 वाक्य दिए गए हैं, आपको उनमें से बताना है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है। ऑप्शन क्या है? मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। बताइए सकर्मक क्रिया का वाक्य क्या है? जो सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है वह है कि बालिका निबंध लिख रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि
अभी हमने 20 क्वेश्चंस किए, तो आप लोग बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जो है क्या है कि अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले अली का जो अर्थ है वह है भौरा और दूसरी अली का अर्थ है सखी। तो कौन सा आंसर होगा? भौरा और सखी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? ऑप्शन क्या है? न्याय, अन्याय, धरा, पृथ्वी, अचल, अचला, मान, अपमान। बताइए युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? तो युग्म शब्द की जो जोड़ी सही है वह है अचल, अचला। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी जोड़ियाँ गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा देशज है? तो ऑप्शन क्या है? गोबर, घोड़ा, हल्दी और कटोर। बताइए कौन सा देशज है? कौन सा शब्द देशज शब्द है? जो शब्द देशज है वह है कटोर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन क्या है? बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना या फिर कम सुनाई देना। बताइए कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो कान के कच्चे होने का मुहावरे का अर्थ है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति है। क्या है? यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति क्या है? सही लोकोक्ति क्या है? तो ऑप्शन क्या है? अरु नेह सो नातो बढ़ावतो है, तलवार की धार पे धावनो है, दुखदाई और घोर सतावनी है या फिर मन ही मन में डर भावनी है। बताइए क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा कि थोड़ा क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा कि यह प्रेम का पंथ कराल अर्थात कि तलवार की धार पे धावनो है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? बताइए महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन क्या है? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या रनिवास। बताइए महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? तो महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ये वाक्यांश है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश का एक शब्द क्या है? बताइए ऑप्शन क्या है? अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना या फिर अधिसूचना। बताइए तो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को क्या कहते हैं? उस आदेश को कहते हैं अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जैसे अगर आपको पता होगा कि बोलते हैं कि अधिनियम पारित हुआ, यानी कि राज्य द्वारा निकाला गया एक आधिकारिक आदेश है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पहले तो आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या इसमें नहीं पूछा गया है कि सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन क्या है? सम्मिलित, परिषद, बैठक और महासभा। तो सभा का पर्यायवाची जो नहीं है वह है
सम्मिलित, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के दिए गए। ये सीधा ये भी पूछ सकता है कि कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन इसको बड़ा बनाने के लिए लोगों को, बच्चों को डराने के लिए दे दिए गए, कंफ्यूज करने के लिए कि निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन क्या है? केकी, कीश, शिखी, शिखंडी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कीस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अर्जन का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन क्या है? अर्जित, व्ययन, अमृत, अनर्थ। बताइए अर्जन का विलोम शब्द कौन सा है? तो जो अर्जन का विलोम शब्द है वह है व्ययन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। क्या है? लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। इसमें ओजस्वी का जो है आपको विलोम शब्द बताना है। ठीक है, ओजस्वी का विलोम। इसमें ऑप्शन क्या है? शोकाकुल, कामुक, कांतिहीन या मलिन। बताइए ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? ओजस्वी का विलोम शब्द होगा कांतिहीन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि शब्द का अर्थ कानून, दूसरा अर्थ क्या है? एक विधि का होता है अर्थ कानून, तो दूसरी विधि का अर्थ क्या होगा? तो दूसरी विधि का अर्थ होता है दूसरा अर्थ होगा प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द्विज के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। बताइए तो कौन सा अनेकार्थी एक गलत है? बताइए। द्विज का जो है अनेकार्थी होता है ब्रह्मा, कानून और पद्धति, लेकिन अवधि द्विज का अनेकार्थी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुहावना, लिखाई और छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन क्या है? आमना, खाई या वना आई या आमना या आमना आई या। बताइए सुहावना, लिखाई व छलिया में कौन सा प्रत्यय है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्म में कौन सा असंगत है? बताइए कौन सा असंगत है? तो ऑप्शन क्या है? अफसोस फारसी, कैंची तुर्की, गमला पुर्तगाली, डी कारतूस अंग्रेजी। बताइए कौन सा असंगत है? तो जो असंगत है वह है कारतूस अंग्रेजी, और सभी जो है सही शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए अल्प विराम, ऑप्शन नंबर बी अर्ध विराम, ऑप्शन नंबर सी संकेत चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी लागू चिन्ह। तो बताइए जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो जिस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वह है अर्ध विराम चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है? पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पूर्ण विराम का प्रयोग होता है वाक्य के अंत में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? मैं इसको नहीं बताऊंगी, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। बताइए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? जल्दी से ऑप्शन देखिएगा, उसके बाद इसका आंसर कीजिएगा। तो ऑप्शन क्या है? क्रोध रस, विस्मय रस, शोक रस या भय रस। बताइए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध रस।
क्रोध रस आपको आप लोगों को ऑप्शन में दिख ही रहा होगा, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में। तो क्रोध का स्थायी भाव, क्रोध का स्थायी भाव क्रोध होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कि गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार आपा मीत जीवित मरे तो पावे करतार। उपर्युक्त दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है? तो जो उपर्युक्त दोहा है, पहले तो एक क्वेश्चन बिना पंक्ति देकर पूछ सकते हैं कि सब ये वाक्य क्या है? ये है दोहे, दोहा है, ठीक है। आपको बताना है कि इस दोहा में कौन से रस का वर्णन किया गया है, बताइए कौन से रस है। पंक्ति को फिर ध्यान से पढ़िए, उस पर जो अंदर आपके अंदर जो प्रवृत्ति, इसे आप इंग्लिश बोलते हैं फीलिंग, जो फीलिंग उत्पन्न होती है वही रस है। तो ऑप्शन क्या है? श्रृंगार रस, तरुण रस, अद्भुत रस और शांत रस। बताइए कौन सा रस है? तो प्रस्तुत पंक्ति में ना ही श्रृंगार रस है, ना ही करुण रस है और ना ही अद्भुत रस है। इस पंक्ति में शांत रस है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? ठीक है, निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो ऑप्शन क्या है? दोहा, शोरठा, चौपाई और छवि। बताइए सममात्रिक छंद कौन से हैं, इसमें से कौन सा है? तो जो सममात्रिक छंद है वह है चौपाई, ठीक है। कौन सा है? चौपाई। जैसे आप लोगों को पता होगा कि चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें सभी मात्राएं समान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है, तो ऑप्शन क्या दिया गया है? रोला, दोहा, चौपाई और कुंडलिया। बताइए अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है, कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद, सॉरी थोड़ा जल्दी मैं बोल रही हूँ, क्या है? अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? रोला, दोहा, चौपाई, कुंडलिया। तो अर्ध सममात्रिक जाति का जो छंद है वह है दोहा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कि जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहाँ निम्नलिखित अलंकार है। बताइए जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो या अलग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? श्लेष, वक्रोक्ति, यमक और रूपक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? पंक्ति जो है ध्यान से पहले आप इसको परिभाषा देखिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। बताइए तो इसका जो आंसर होगा वह होगा यमक अलंकार, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कि उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? पंक्ति पढ़िए, उसके बाद अलंकार बताइए। पंक्ति क्या है? उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग। ऑप्शन क्या है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। बताइए उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? तो ना ही इसमें उपमा अलंकार है, ना ही उत्प्रेक्षा है, ना ही भ्रांतिमान। तो कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत पंक्ति में रूपक अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। बताइए एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या है? तो ऑप्शन क्या है? बताइए आंसर दीजिए। जो है कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, तो ऑप्शन क्या है? कुशल, चतुर, अध्ययनशील या मेधावी। बताइए एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या है? तो एक प्रतिभा संपन्न विशेषण है मेधावी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रतिभा संपन्न छात्र यानी कि मेधावी छात्र। आपने पढ़ा होगा कहीं पर लिखा रहता है कि मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन
निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। नहीं को आप लोग थोड़ा ऐसे बड़े कोष्ठक में कीजिए, उसके बाद आंसर दिए। बताइए निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो ऑप्शन क्या है? वरदान, वरद, वरदायक, वरणीय। बताइए एक विशेषण शब्द नहीं है, आंसर क्या होगा? जो विशेष शब्द नहीं है वह है वरदान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जो शो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानो। तो बताइए जो शो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम कौन सा है? जो सर्वनाम है वह है संबंधवाचक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एकवचन की पहचान करें। तो बताइए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अपने पिंजरे की आत्मकथा किसकी है? बताइए अपने अपने पिंजरे की आत्मकथा किसकी है? तो ऑप्शन क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, जयप्रकाश करदम या शिवराज सिंह बेचैन। तो बताइए अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो जो यह आत्मकथा है यह है मोहनदास नैमिषारण्य की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बताइए, तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि महान अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे। तो हरिवंश राय बच्चन जी इज़ द राइट आंसर। तो मैंने अभी तक आपको 50 क्वेश्चन कराए। अब आप बताइए कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। मैं आशा करूँगी कि 50 में से आपके 40+ क्वेश्चन सही होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए राधे।